चलिए देखिए, तो आज से आप लोग का 10th क्लास का मैथ शुरू हो रहा है और फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? वास्तविक संख्या चैप्टर आप 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, ठीक है। वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, इससे जानने से पहले सबसे पहले और भी कुछ संख्या जानना पड़ता है। जैसे शुरू से हम लोग चलेंगे, क्योंकि बहुत बच्चा 9th में पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे। जो पढ़े होंगे उनके लिए भी अच्छा है, जो नहीं पढ़े होंगे उनके लिए भी अच्छा है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे वास्तविक संख्या में। सबसे पहला प्राकृतिक संख्या। कौन सा संख्या? प्राकृतिक संख्या। हाँ, यहाँ बैठो, यहीं आ जाए। प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, अच्छा समझेंगे तो प्राकृतिक संख्या के बारे में जानता होगा बहुत लोग, है ना। प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, तुम जानते हो? खड़ा हो। प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? हाँ, जो 0 से शुरू होता है उसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बैठो और बताओ, 0 से शुरू होता है कि 1 से? 1 से शुरू होता है। आप बताओ प्राकृतिक संख्या। हाँ, वैसा संख्या जो 1 से शुरू हो और कहाँ तक जाए? अनगिनत तक जाए, ठीक है। उसे कौन सा संख्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। 1 से शुरू होगा, अनगिनत तक जाएगा, उसको कौन सा संख्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। तो कोई कहेगा प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो वैसा संख्या जो 1 से शुरू हो और अनगिनत तक जाए, अनगिनत तक जाए, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसे कौन सा संख्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। वैसा संख्या जो 1 से शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा? अनगिनत तक, उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहेंगे। इसमें अधिकतर बच्चे बता देते हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या मिला के देगा, तो कहेगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताओ। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो बताओ प्राकृतिक संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है? तो इसका एग्जाम्पल बोलेगा तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो 10 नहीं आएगा? 10 नहीं आएगा? आएगा। आगे बढ़ेंगे तो 50 नहीं आएगा जी? 50,000 नहीं आएगा? ये प्राकृतिक संख्या नहीं होगा? आगे बढ़ेंगे तो बताओ जी 5 लाख भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता नहीं हो सकता? कहीं भी बढ़ोगे, 1 से शुरू करो और अनगिनत तक जाओ। यहाँ बैठिए, 1 से शुरू करो, देखो देखो, ठीक है, बचा हुआ है, हिल गया, ठीक करो तो, ठीक है, आ रहा है, ये सब आ रहा है। चलिए देखिए, अब ध्यान देखो यहाँ पर, कल से दतमन रखना, जो लेट से आएगा 4 दतमन लगेगा, ठीक है। मेरे आने से पहले, हम 4 बजे रहेंगे, अब मेरे आने से पहले आ जाइए, ठीक है, नहीं तो दिक्कत होगा। तुम लोग क्लास रिकॉर्ड हो जा रहा है, क्यों? क्योंकि एक बार यहाँ पढ़ लीजिएगा, फिर कभी भूलिएगा, डाउट होगा तो फिर वीडियो देख लीजिए, या आप यहाँ से पढ़ के जाइए और एक बार जब फेयर करिए तो पहले एक बार वीडियो देख लीजिए और तब फेयर करो, है ना। उसके बाद तुमको क्या होगा, कुछ छूट उठ भी गया जाएगा क्लास में तो भी फ़ायदा हो जाएगा। किसी का बहुत इमरजेंसी काम आ गया तो क्लास नहीं आ पाए थे तो उनका हो जाएगा कवर, है ना। तो बहाना नहीं कर पाएगा कि सर हम नहीं आए थे, मेरा ये छूट गया है ना। किसी वो बच नहीं पाएगा, उसको पिटाई लगेगा, है कि नहीं, नहीं बताएगा तो वैसा संख्या जो 1 से शुरू हो और अनगिनत तक जाए, उसे कौन सा संख्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। तो कोई कहेगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताओ, तो कौन होगा? 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगी। लेकिन तुमसे कहेगा कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताओ, तो बड़ी प्राकृतिक संख्या बता सकते हो? कोई बढ़ेगा, कहेगा सर 50 लाख सबसे बड़ा है, तो अगला बोल देगा 50 लाख 1 भी तो होता है। कोई कहेगा नहीं 10 लाख,
तो 10 लाख एक भी तो होता है। कोई बोला अच्छा 10 लाख एक, तो कहेगा 10 लाख दो भी तो होता है, होता ही ना होता है। तो अनगिनत तक, अनगिनत कहते हैं जिसको गिना नहीं जा सकता वहां तक, है ना, उसे हम लोग कौन सा संख्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या कहेंगे। बोलो दिक्कत है? तो प्राकृतिक संख्या कहेंगे वैसा संख्या जो एक से शुरू हो और अनगिनत तक जाए, उसे कौन सा संख्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होगा? एक होगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होगा? एक। बोलो दिक्कत है? तो इसमें ये याद रखना है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है। ठीक है? बोलो दिक्कत है किसी को? दूसरा संख्या पढ़ेंगे हम लोग पूर्ण संख्या। कौन सा संख्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? तो वैसा संख्या जो 0 से शुरू हो, वैसा संख्या जो कहां शुरू हो? 0 से, और अनगिनत तक जाए, उसे कौन सा संख्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। वैसा संख्या जो 0 से शुरू हो, 0 से शुरू हो और अनगिनत तक जाए, अनगिनत तक जाए, हाँ बैठो, अनगिनत तक जाए, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं वैसा संख्या जो 0 से शुरू हो और कहां तक जाए? अनगिनत तक, उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। उतारो नहीं, पहले समझो बुआ, उतारना नहीं। तो जो 0 शुरू हो, ये संख्या 1 से शुरू होता है प्राकृतिक, और पूर्ण कहां शुरू होता है? 0 से। एग्जाम्पल में बढ़ेंगे 0, 1, 2, 3, 4, इसमें भी अनगिनत तक जाएगा। कहां तक जाएगा? अनगिनत। इधर देखो, तो अगर पूर्ण संख्या में से केवल 0 हटा दे तो बाकी सब संख्या प्राकृतिक नहीं है। एक जो है प्राकृतिक भी है और पूर्ण भी है, 2 प्राकृतिक भी है और पूर्ण भी है, 3 प्राकृतिक भी और पूर्ण भी है, क्योंकि 3 प्राकृतिक में भी आता है और पूर्ण में भी आता है। लेकिन 0 की बात करेगा तो केवल पूर्ण है, प्राकृतिक है। कि जितना प्राकृतिक संख्या है, सभी प्राकृतिक संख्या को हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं? एक है प्राकृतिक है कि नहीं है? पूर्ण में नहीं आता है? एक आता है। 2 प्राकृतिक है, पूर्ण में नहीं आता है? आता है। तो सारा प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं? सारा प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं। लेकिन अगर तुमसे कहेगा क्या सारा पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या कह सकते हो? तो कहेंगे सिर्फ 0 को हटा दीजिए, सिर्फ 0 को हटा दीजिए तो बाकी सारा संख्या प्राकृतिक भी और पूर्ण भी है। लेकिन हम क्या करेंगे? सभी पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं? नहीं, 0 के वजह से नहीं हो। लेकिन सारा प्राकृतिक को पूर्ण कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं? तो ध्यान रखेंगे, कहेगा क्या सभी प्राकृतिक संख्या को, 1 मिनट रोको, हाँ से रोकने आता है? ले पाते हैं? चलिए देखिए, तो पूर्ण संख्या कहते हैं वैसा संख्या जो 0 से शुरू हो और अनगिनत तक जाए। 0 शुरू हो और कहाँ तक जाए? अनगिनत। उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है? अब बताओ, जैसे कहेगा इसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताओ, तो क्या बोलोगे? 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या? 0। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या? 1। एग्जाम में क्वेश्चन आया था एक बार कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या और सबसे छोटी पूर्ण संख्या का योगफल बताइए क्या होगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो बताओ सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है? 1। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? 0। इन दोनों का योगफल बताओ कितना आएगा? 1। एग्जाम में ही आया, तुमको पूछ देगा क्या, तो माइंड वाला क्वेश्चन पूछेगा। किसी टीचर कोई बताया होगा उसको? सिर्फ बताया होगा कि सबसे छोटी, वो भी नहीं बोलता है, सीधा बोलता है प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जो 1 से शुरू हो। तो बच्चा अपने से सोचेगा, अच्छा 1 से शुरू हो रहा है तो सबसे छोटा कौन होगा? 1 ही होगा, है ना? कहेगा पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? जो 0 शुरू हो, तो सबसे छोटा कौन होगा? 0। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या का योगफल बताइए, तो टीचर ही क्वेश्चन थोड़ी ना बताया होगा, बच्चा को अपना माइंड से बनाया कि सबसे छोटा प्राकृतिक 1 है, सबसे छोटी पूर्ण कौन है? 0 है, दोनों का योगफल कितना होगा? तो 1 होगा।
ये हम बता दिए, एग्जाम में तुम्हारा आ जाएगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या और सबसे छोटी पूर्ण संख्या का गुणनफल बताओ। गुणनफल मतलब सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ले लेंगे, सबसे छोटी पूर्ण संख्या ले लेंगे, दोनों का गुणनफल मतलब गुना कर दीजिए, कितना आएगा? 0। तो एग्जाम में ये भी आ सकता है क्वेश्चन, आ सकता है नहीं आ सकता है? तो अपना माइंड से दिमाग लगाना। अब बताओ, हम प्राकृतिक पूर्ण लेके बनाए हैं, वो कोई और संख्या ले सकता है, ठीक है? अब देखो ध्यान से यहाँ पर, तो ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, और समझ बढ़ता है इससे, समझ, पूछे चाहे नहीं पूछे, तुम्हारा समझ अगर बढ़ने लगेगा तो समझ जाओ कि तुम्हारा मैथ पर तुम्हारा पकड़ है, ठीक है? और मैथ जिसका अच्छा है उसका सब चीज़ अच्छा रहेगा, लाइफ अच्छा चलेगा, जॉब वॉब लेने में दिक्कत नहीं होता है ना। बोला जाता है कि मैथ के सामने मोहब्बत की कोई औकात नहीं होता है ना। मैथ के सामने मोहब्बत का औकात नहीं है। तो मैथ जिसका अच्छा है उसके सामने मोहब्बत क्या औकात है? मैथ अच्छा रहेगा तो बहुत सारा मोहब्बत मिलेगा, नहीं अच्छा है तो नहीं। मतलब मैथ अच्छा है तो जॉब भी जल्दी लगता है ना, क्योंकि हर एग्जाम में मैथ पूछता है तुम्हारा। अब देखिए ध्यान देना यहाँ पर, तो अब पढ़ेंगे हम लोग सम संख्या। कौन सा संख्या? सम संख्या। एकदम शुरू से तुमको पढ़ा रहे हैं संख्या, इसलिए अच्छा से देखना। बहुत लोग जानते भी होंगे, है ना, अधिकतर लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी रिवीजन एक बार, क्योंकि शुरू से चल रहे हैं तो अच्छा से पढ़ेंगे। इधर देखो, तो सम संख्या किसको कहते हैं? तो वैसा संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, पूरी तरह विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा उसको कौन सा संख्या कहेंगे? सम संख्या। जो 2 से पूरा विभाजित हो जाना मतलब पूरा कट जाना, उसे कौन सा संख्या कहेंगे? सम संख्या। जैसे अब बताओ, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, इसी प्रकार अनगिनत तक जाएगा। तो सम संख्या हम लोग कहेंगे वैसा संख्या जो 2 से पूरी क्या हो जाए? विभाजित हो जाए, ठीक है? उसे कौन सा संख्या कहेंगे? सम संख्या। सम संख्या का पहचान, बड़ा सम संख्या रहेगा तो उसका पहचाने कैसे? तब पहचान होगा सम संख्या का जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में देखना, किसमें? अंत में 0 लगा रहे, 2 लगा रहे, 4 लगा रहे, 6 लगा रहे, 8 लगा रहे। अंत में अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो कितनो बड़ा संख्या रहे वो सम संख्या कहलाएगा। कौन सा संख्या कहलाएगा? सम संख्या। उसके अंत में देखना, अंत में या तो 0, न तो 2, न तो 4, न तो 6, न तो 8 में, उसे कौन सा संख्या कहेंगे? सम संख्या। और वो संख्या 2 से पक्का कटेगा, वो संख्या 2 से पक्का कटेगा, ठीक है? कितनो बड़ा संख्या यहाँ पर लिख दिए हम। अब बता, हम बोलेंगे इस संख्या 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो इसके अंत में देखो क्या है? 2। तो 2 अंत में है तो समझो ये सम संख्या है, और सम संख्या है तो ये 2 से जरूर कटेगा, ये 2 से जरूर कटेगा। अब बताओ, जैसे यहाँ पर लिख दिए 1 0 0 5 6 7 8 0 2 3, यहाँ 8। अब बताओ ये सम संख्या है? yes, कैसे पहचाने? लास्ट में 8 है तो समझ जाओ ये सम संख्या है, और जब सम संख्या है तो 2 से जरूर कटेगा, 2 से जरूर कटेगा। अब तुमसे पूछेगा सबसे छोटी सम संख्या कौन होता था? क्या बोलोगे? 2। सबसे छोटी सम संख्या कौन होता है? 2 होता है, याद रखो, ठीक है? अब देखो ध्यान से यहाँ पर, तो एग्जाम में पूछ सकता है तुमको कि सबसे छोटी सम संख्या और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या का गुणनफल बताओ। तो सबसे छोटी सम संख्या कितना है? 2, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। दोनों का गुणनफल मतलब दोनों गुना कर दी, 2 को 1 से कितना आएगा? 2 ही आएगा, है ना? कितना आएगा? 2। तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो बना दोगे ना? अब देखो ध्यान से, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विषम संख्या। कौन सा संख्या? विषम संख्या।
अब विषम संख्या किसको कहते हैं? तो वैसा संख्या जो 2 से ना कटे या विभाजित हो जाए, ना विभाजित हो, है ना, विभाजित ना हो, ना कटे, उसे विषम संख्या कहते हैं। कौन सा संख्या कहते हैं? विषम संख्या। विषम संख्या कहते हैं वो ऐसा संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो, उसे कौन सा संख्या कहेंगे? सम संख्या, विषम संख्या कहते हैं। कौन सा संख्या? विषम संख्या। ठीक है, 2 से नहीं कटेगा, उसको हम लोग विषम संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल में जैसे हम लोग 1 लेंगे, 3 लेंगे, 5 लेंगे, 7 लेंगे, 9 लेंगे, 11 लेंगे, 13 लेंगे, 15 लेंगे, डॉट डॉट, ये भी अनगिनत तक होगा। तो ये सब संख्या 2 से कटेगा नहीं। ठीक है, तो उसे हम लोग कौन सा संख्या कहेंगे? इन सबको सबसे छोटी विषम संख्या 1 होगा। बोलो दिक्कत है किसी को? चलो तो यहाँ तक नोट करो, पहले इसको रोक दो। चलिए देखिए, अब ध्यान दो यहाँ। तो हम लोग विषम संख्या पढ़ लिए। इसके बाद देखो ध्यान से, कितना क्वेश्चन, कितना संख्या? 4। 5वां देखेंगे अभाज्य संख्या। कौन सा संख्या? अभाज्य संख्या। ये इम्पोर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन भी रहता है, इसलिए अच्छा से देखेंगे। अभाज्य संख्या, देखो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो वैसा संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, उसे कौन सा संख्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। देखो वैसा संख्या जो केवल 1 और अपने आप से कटे या विभाजित हो, कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। कौन सा संख्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसा संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, उसे कौन सा संख्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। अब देखो 1 से तो सब संख्या करता है, 1 से सारा संख्या करता है। ठीक है, तो 1 का बातें नहीं करेंगे, सीधा बोलेंगे वैसा संख्या जो केवल अपने आप से कटे, उसे कौन सा संख्या कहते हैं? अभाज्य संख्या, है ना। एक भगवान है, वो सबको काट देंगे, है ना। पहले के समय में राक्षस वगैरह भी क्या करता था, ये तपस्या करके वरदान मांगता था, तो भगवान कुछ भी वरदान भगवान दे देते थे। वो बहुत उड़ने लगता था, तो उनके पास कोई ना कोई उपाय जरूर रख ले रहते थे उसको मारने के लिए। अब भगवान ही मारते थे, है ना। तो एक भगवान है, वो सब संख्या को काट देगा। अब कहेगा केवल कि कोई आदमी कह दिया कोई संख्या कि हमको कोई नहीं काट सकता है, दुनिया में कोई संख्या पैदा लिया है जो हमको काट दे, है ना। हम केवल अपने आप को काट सकते हैं, लेकिन हमको और कोई काट नहीं सकता है। तो उधर से एक आएंगे भगवान, जब पूरा प्रजा पर वो क्या करने लगेगा, अत्याचार करने लगेगा, तो भगवान आएंगे, एक आएंगे, कहेंगे अच्छा अच्छा इधर आओ, तुम्हारा घमंड तोड़ते हैं, और 1 से वो क्या करेंगे, उसको काट देंगे। नहीं तो केवल अपने आप से कटता, और कोई काट सकता था उसको? नहीं। तो अभाज्य संख्या कहते हैं जो केवल अपने आप से कटे और 1 से कटे। तो 1 तो भगवान ही, उससे तो सब संख्या कटेगा। ठीक है, तो मूलतः याद रखना है, जो केवल अपने आप से कटता है उसे कौन सा संख्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल में 2 वैसा संख्या है जो केवल 2 से ही कटेगा और कोई संख्या से नहीं कटेगा। 2 चिल्ला चिल्ला के बोलेगा कि हमको कोई काटने वाला पैदा लिया है, कोई काट नहीं सकता इसको। कोई काट सकता है? नहीं। ये अपने आप से क्या करेगा, गर्दन पर छुरा रख के काटेगा तो कट जाएगा, लेकिन और कोई संख्या इसको काटने वाला पैदा नहीं लिया है। और एक भगवान तो है, ये हैं, कौन है? एक, है ना। भगवान एक है, वही उसको काट सकता है, इसको और कोई नहीं काट सकता। 2, अब बताओ 3 बताओ अभाज्य संख्या। 3 केवल 3 से कटेगा और कोई संख्या से नहीं कटेगा, तो इसको भी अभाज्य संख्या कहेंगे। कौन सा संख्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। बताओ तो 4 अभाज्य संख्या है? और देखिए
4 चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि हम अपने आप को काट सकते हैं और कोई हमको नहीं काट सकता है। 2 आएगा, इधर आओ इधर आओ, और 2 बार में उसको काट देगा, नहीं काट देगा। 2 दूनी 4, फट जगह काट देगा। तो ये अभाज्य संख्या होगा? नहीं, ये अभाज्य संख्या नहीं। अब बताओ 5 कौन सा संख्या है? अभाज्य संख्या है। 5 केवल 5 से ही कर सकता है और कोई संख्या से नहीं कर सकता है। भगवान की बात नहीं करेंगे, ठीक है, वो तो सबको काट देंगे, जरूरत पड़ेगा। अब बताओ 6 अभाज्य संख्या है? 6 जैसी बोलेगा, चिल्लाएगा कि हम अभाज्य हैं, हम अभाज्य, हमको कोई नहीं काट सकता है। 2 कहेगा इधर आओ 3 बार में, 3 कहेगा इधर आओ 2 बार में, तीनों काट देगा, 2 काट देगा उसको। वो अभाज्य संख्या कहलाएगा? कह रहा था अभाज्य है, हम तो एक ही बार काट ही दिए, नहीं काट दिए। तो 6 अभाज्य होगा? नहीं होगा। 7 होगा कि नहीं होगा? 7 अभाज्य होगा। अब बताओ 8 अभाज्य होगा? 9 अभाज्य होगा? 9 बताओ, 9 को 3 नहीं काटता है? काटता है। 9 अभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 9 से भी कटता है और 3 से भी कटता है। 3 इसको काट दे रहा है ना जी, इसलिए अभाज्य होगा ही नहीं। 11 13 15 होगा अभाज्य। 15 को 3 भी काट देगा, 5 काटेगा, है ना, इसलिए अभाज्य। जो केवल अपने आप से और भगवान से, भगवान मतलब कौन? एक से कटेगा वही अभाज्य कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो अभाज्य संख्या कहेंगे वैसा संख्या जो केवल एक और अपने आप से कटे, उसे कौन सा संख्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। बोलो दिक्कत है किसी को अभाज्य संख्या में? अब कहेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताए, तो कौन बोलोगे? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन कहलाएगा? 2 कहलाएगा। इधर देखो, समझ में एक बार में नहीं आता है, चाहिए। अब देखो, क्लास को सिस्टमेटिक करने के लिए पहले 1-2 को पहले पिटना पड़ता है थोड़ा, 2-3 बार, उसके बाद फिर एकदम, उसके बाद सब समझ जाता है। अच्छा ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। अब देखो, जब बोल रहे हैं कि समझिए, अभाज्य संख्या 2 से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, अभाज्य संख्या किससे स्टार्ट होता है? 2 से। भगवान इंसान बन जाएगा, इंसान ना आके चिल्लाता है हमको अभाज्य है। भगवान तो भगवान है, ठीक है, उनकी बात नहीं करेंगे। तो 1 की बात नहीं, अभाज्य संख्या कहाँ से? रियल में तो 2 से, है ना। तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है। 2 क्या होता है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो याद रखना, 1 मत मार देना, पहला ऑप्शन में 1 ही रहेगा। कहेगा निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? पहला ऑप्शन ए 1, दूसरा 2, और अगर रहेगा यहाँ पर 8, 10, तो कौन होगा जी? 2 होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगा? 2। ठीक है, अब बताओ, अब तुम 1 मार दोगे तो गलत हो जाएगा, और 2 अभाज्य कहेगा तुमसे वैसा अभाज्य संख्या बताओ जो सम संख्या भी हो। वैसा अभाज्य संख्या बताओ जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। कौन होगा? 2 एकलौता अभाज्य है जो सम संख्या भी है और अभाज्य भी है। बाकी 2 को छोड़कर सारा अभाज्य को देखो, सब विषम है। सब क्या है? विषम। बताओ तो 3 बताओ अभाज्य भी है और 3 सम संख्या की विषम संख्या है? विषम है। 5 बताओ अभाज्य है कि नहीं है? और सम है कि विषम है? विषम है। बताओ 11 सम है कि विषम है? 2 एकलौता ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी हो। तो एग्जाम में पूछ सकता है वैसा अभाज्य संख्या बताओ जो एक सम संख्या भी हो। तो कौन मारोगे? बोलो 2। क्या बनाओगे? 2। यहाँ खड़ा होकर देखो अपने, क्या बोलेंगे? 2। बोलो दिक्कत है? गेट लगा। इसमें दिक्कत है किसी को? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगा? 2 होगा। कोई दिक्कत? अब देखिए आगे, अगला देखो भाज्य संख्या। कौन सा संख्या? भाज्य संख्या। अब बताओ, अभाज्य का उल्टा भाज्य, अभाज्य का उल्टा भाज्य। जो अपने आप से भी कटे और कोई दूसरा नंबर से भी कट जाता है उसको भाज्य संख्या कहते हैं। कौन सा संख्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, उसे कौन सा संख्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। बोलो दिक्कत है? तो अभाज्य जिसको याद रहेगा उसको भाज्य याद रहेगा।
जो जैसे 4 4 बताओ, अपने आप से भी कटता है और 2 से भी कट गया, तो अदर कोई संख्या से कट जाएगा, उसको कौन सा संख्या कहेंगे? भाज्य संख्या। बोलो दिक्कत है भाज्य संख्या में? तो इसको आप लोग खुद से लिखेंगे। अब बताओ भाज्य संख्या में किसी को दिक्कत? अब देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार वर्ड आएगा, एक पूर्णांक संख्या। कौन सा संख्या? पूर्णांक संख्या, इसको इंटीजर कहते हैं। अब देखो ध्यान से, यहां पर पूर्णांक संख्या किसको कहेंगे? तो देखो पूर्णांक संख्या तो वैसा संख्या जो पॉजिटिव संख्या हो, पॉजिटिव मतलब धनात्मक हो, धनात्मक, सारा धनात्मक संख्या भी कहलाएगा भाज्य संख्या, भले सर पूर्णांक संख्या। कौन सा संख्या? पूर्णांक संख्या। सारा आपका ऋणात्मक संख्या भी कहलाएगा भाज्य भैया पूर्णांक संख्या, और 0 भी कहलाएगा पूर्णांक संख्या। मतलब संख्या रेखा का नाम सुने होंगे, संख्या रेखा हम लोग बनाते हैं स्केल, तो इसमें बीच में 0 लिखते हैं नंबर, और दाहिना तरफ सारा नंबर प्लस में लिखते हैं, है ना, 1 2 3 4 5, इसी प्रकार डॉट डॉट ये अनगिनत तक जाता है। -1 -2 -3 -4 -5 ये अनगिनत तक जाता है। तो ये सारा संख्या पूर्णांक संख्या कहलाता है। कौन सा संख्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या। हम कहेंगे तुमको 5 बताओ, 5 बोल रहे हैं, इसका मतलब +5 है कि -5? +5। तो कहेंगे +5 पूर्णांक संख्या है कि नहीं है? है। पूर्णांक संख्या है। बोलो दिक्कत है? कहेंगे -5 पूर्णांक संख्या है कि नहीं है? -5 भी पूर्णांक संख्या है। कहेंगे -50 पूर्णांक संख्या है कि नहीं है? है। कहेंगे 50 पूर्णांक संख्या है कि नहीं है? बट्टा में पूर्णांक संख्या नहीं होता है, बट्टा में पूर्णांक संख्या नहीं होता है। नंबर रहेगा ऐसे सीधा। 5/7 कहेगा पूर्णांक संख्या है? तो नहीं। कहेगा 5 अलग से, तो 5 पूर्णांक है, 7 पूर्णांक है, लेकिन 5/7 पूर्णांक है? नहीं। जैसे यहाँ हम लिख दिए 5/7, तो तुमको कहेगा 5, तो 5 अलग से पूर्णांक है, सिर्फ 5 बोलेगा तो पूर्णांक है, 5 पूर्णांक नहीं होगा। अरे ये अनगिनत तक जाएगा, इधरों अनगिनत तक जाएगा। 7 सिर्फ बोलेगा तो 7 पूर्णांक नहीं होगा? होगा। लेकिन एक साथ बोलोगे 5/7, ये पूर्णांक है? तो ये नहीं है पूर्णांक, ये पूर्णांक नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट में आ जाएगा। आ जाएगा पॉइंट। अब पूर्णांक पॉइंट में नहीं होता है, प्राकृतिक संख्या पॉइंट में होता है? नहीं। कहेगा 1.1 प्राकृतिक संख्या है? नहीं है। 1 प्राकृतिक संख्या है, 2 प्राकृतिक संख्या है, 3 प्राकृतिक संख्या है, बट्टा में प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, है ना, पॉइंट में प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, याद रखें। उसी प्रकार बट्टा में पूर्णांक संख्या नहीं होगा, ठीक है। प्लस में नंबर होगा, माइनस में होगा, 0 होगा, ये सब कौन सा संख्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्या। कौन सा संख्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्या। बोलो दिक्कत है? हाँ। रूट में पूर्णांक संख्या कहीं नहीं हो सकता है। रूट में होगा जिसका रूट निकलेगा पूरा पूरा, तब। अब बता 16 है, तो रूट 16 का मतलब क्या होता है? 4 हुआ, तो 4 पूर्णांक नहीं है, ठीक है, तो पूर्णांक होगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर रूट के अंदर माइनस में ऐसे 16 है, तो अगर रूट के अंदर माइनस में आ जाता है तो तुम लोगों को पढ़ना है किसी अपरिभाषित है। माइनस में अगर रूट वाला संख्या, रूट के अंदर अगर माइनस में आ जाता है कोई संख्या, 10th क्लास में तुम पढ़ोगे, और अगर माइनस में आ गया रूट के अंदर कोई संख्या, तो तुमको लिखना है ये संख्या अपरिभाषित है। अपरिभाषित का मतलब होता है कि साइंटिस्ट लोग या मैथमेटिशियन लोग इसका वैल्यू अभी तक नहीं बता पाए, लेकिन 10th क्लास तक, ये 11th में जाइएगा तो इसका वैल्यू हम लोग सीखेंगे, लेकिन इसका वैल्यू निकलेगा 11th क्लास में। लेकिन 10th में तुम लिख दोगे ना निकलेगा 11th क्लास में, तो गलत हो जाएगा। तुमको लिखना है अपरिभाषित। तुम्हारे एग्जाम में आ जाएगा रूट अंडर -16 का वैल्यू बताइए, तो अपरिभाषित होगा। क्या होगा? अपरिभाषित। मतलब कुछ सालों तक ये इसका वैल्यू नहीं निकाल पाया था, लोग पढ़ता था लोग पहले 11th में भी, तो 11th में भी 11th के सिलेबस में भी नहीं था कि रूट अंडर -16 का वैल्यू।
तो लोग लिखता था अपरिभाषित, यानी इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन बाद में मैथमेटिशियन एक हुए, उन्होंने क्या किया, इसका वैल्यू बताया, है ना, उसके आधार पर रिजल्ट बहुत सारा निकला। जैसे अभी कोई भी संख्या से तुम कोई भी संख्या में 0 से भाग देते हो तो इसको अपरिभाषित ना कहते हो। अभी तक कोई मैथमेटिशियन या साइंटिस्ट हुआ है जो 0 से भाग देते कोई संख्या में? नहीं। अपरिभाषित क्यों लिखते हैं? क्योंकि उसको सॉल्व नहीं कर पाया अभी तक कोई। अपरिभाषित क्यों लिखते हैं? सॉल्व नहीं कर पाया है। 0 से 6 में भाग दे दो, 0 से 10 में भाग दो, भाग हो ही नहीं सकता है, अपरिभाषित है। क्या है? अपरिभाषित। तो कभी भी अपरिभाषित लिखा रहेगा, इसका मतलब होता है उसको सॉल्व नहीं कर पाया है अभी तक कोई भी मैथमेटिशियन। दुनिया में कोई भी मैथमेटिशियन उसको सॉल्व नहीं कर पाया, इसीलिए उसको लिखते हैं अपरिभाषित। क्या लिखते हैं? अपरिभाषित। तो रूट के अंदर माइनस में अगर 16 है या रूट के अंदर माइनस में कोई नंबर है तो अपरिभाषित लिखना है तुमको। क्या लिखना है? अपरिभाषित। याद रहेगा? तो इसको अपरिभाषित बोलना। पॉइंट में काहे नहीं हो, तो हो सकता है, काहे नहीं होगा? होगा। पूर्णांक नहीं होगा, संख्या होगा, पूर्णांक नहीं होगा। बोलो, दिक्कत है किसी को? पॉइंट में पूर्णांक नहीं होता। हाँ जी बोलो। सबसे छोटी पूर्णांक नहीं बता सकते हैं क्योंकि इधर जाइएगा एकदम अनगिनत तक माइनस में जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा भी बता सकते हैं? नहीं बता सकते। इधर बढ़ेगा तो बड़ा, इधर बढ़ेगा तो छोटा नंबर। बताओ, -1 बड़ा है कि -2 बड़ा है? -1 बड़ा है, तो छोटा इधर ना जाएगा, तो ये कहाँ तक जाएगा? माइनस अनगिनत तक। कहाँ तक जाएगा? माइनस अनगिनत। तो कोई सबसे छोटी पूर्णांक संख्या बता सकता है? नहीं बता सकता। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या बता सकता है? नहीं बता सकते हो? सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या बता सकते हैं? नहीं बता सकते। इधर बढ़िएगा तो इस बड़ा संख्या ना आएगा जी। तो सबसे बड़ा प्राकृतिक ये पूर्णांक संख्या बता सकते हैं? नहीं बता सकते। बोलो, दिक्कत है? हाँ। अगर अंडर रूट में 5 या 3 होगा तो वो पूर्णांक संख्या होगा? रूट अंडर ये नहीं होगा। 3 होगा तो नहीं होगा। क्यों? कि उसका रूट 3 का वैल्यू पॉइंट में आता है 1.73। तो पूर्णांक जिसका रूट पूरा निकलेगा वही पूर्णांक है। हम बार बार बोलते कि पूर्णांक संख्या पॉइंट में नहीं होता है। तो रूट 3 है तो रूट 3 का वैल्यू कितना होता है? 1.73। 9 क्लास में बताएं, रूट 3 का वैल्यू कितना होता है? 1.73। इधर पॉइंट में आ गया, तो ये बताओ पूर्णांक होगा? नहीं। जिसका रूट पूरा निकलेगा, संख्या रेखा पर जो संख्या होता है वो रहेगा, तो पूर्णांक कहलाएगा, नहीं तो पूर्णांक नहीं कहलाएगा। बोलो, दिक्कत है? इसको संख्या रेखा या नंबर लाइन कहते हैं। बोलो, दिक्कत? तो पूर्णांक संख्या प्लस में भी होता है, माइनस में भी होता है, 0 भी होता है, लेकिन बट्टा में होगा नहीं, पॉइंट में होगा नहीं होगा। ये याद रखना। बोलो, दिक्कत है पूर्णांक संख्या में? चलिए इसको नोट करो, पहले इसको रोक दो। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट संख्या के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान देखो, ठीक से बैठो। हाँ, तुम एनर्जी में बैठो एकदम। बाप रे, ले जी आई हुई लड़की एकदम ठीक से बैठो एकदम। अरे वाह। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर नेक्स्ट पढ़ेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, परिमेय संख्या। कौन सा संख्या जी? परिमेय संख्या। अच्छा देखिएगा, अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं वो समझेंगे अच्छा से, ठीक है। चलो है, तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं अच्छा समझो। तो वैसा संख्या जिसे P/Q यानी इसी को कहेंगे अंश बटा हर के रूप में लिखा जाए वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए और PQ पूर्णांक हो, जहां Q not equal to 0 हो।
पी क्यू पूर्णांक हो जहां क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इसमें 3 चीज तुमको याद रखना है। केवल अगर बोलोगे, बहुत बच्चा ऐसे बोलता है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसा संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में लिख सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अधूरा है, गलत हो जाएगा। ठीक है, परिमेय संख्या कहेगा किसे कहते हैं, तो वैसा संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में, p बटा क्यू का मतलब वो अंश बटा हर, मतलब बट्टा के रूप में लिखा जाए। किसके रूप में? बट्टा के। बट्टा का साइन बीच में लगा रहना चाहिए, के रूप में लिखा जाए। और p और q पूर्णांक होना चाहिए। p और q पूर्णांक में रहना चाहिए। p और q पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, और q नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू मतलब होता है कि q अगर बराबर 0 दे देते हैं तो इसका मतलब q 0 हो सकता है, 0 के बराबर आ सकता है, लेकिन बराबर देके काट दिए, मतलब q के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। q बताओ ऊपर होगा कि नीचे? तो नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, तब परिमेय संख्या कहलाएगा, नहीं तो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो 3 स्टेप याद रखना है। कोई कहेगा परिमेय संख्या किसको कहते हैं, तो वैसा संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिख सके, पहला स्टेप। दूसरा, जहां p और q पूर्णांक हो, p और q क्या हो? पूर्णांक हो, और q नॉट इक्वल टू 0। 3 चीज। पहला क्या कहेंगे? वैसा संख्या जिसे p, तुम नहीं गुंगा बोलते हो कि नहीं? वैसा संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जाए, पहला स्टेप। दूसरा क्या बोलेंगे? जहां p और q पूर्णांक हो, और तीसरा q नॉट इक्वल टू 0 हो। अपना भाषा बोलो, जब बोलना होगा तो बोलेंगे q 0 नहीं होगा, q 0 नहीं होगा, q 0 नहीं होगा। उसे कौन सा संख्या कहेंगे? परिमेय संख्या। अब बताओ, जैसे एग्जाम्पल में हम लिख दिए 5 बटा 7। अब बताइए, बताओ p बटा q के रूप में है कि नहीं है? p के जगह पर कितना है? और q के जगह पर 7। तो p बटा q के रूप में है ना जी? इतना से केवल काम चलेगा नहीं। आगे, जहां p और q पूर्णांक हो, p q पूर्णांक, तब p के जगह पर 5 है, तब 5 पूर्णांक है कि नहीं है? q के जगह पर 7 है, 7 पूर्णांक है कि नहीं है? है। ठीक है, तब p और q पूर्णांक होना चाहिए, p और q पूर्णांक होना चाहिए, तब परिमेय संख्या कहलाएगा, नहीं तो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। बोलो दिक्कत है? तब परिमेय संख्या कहलाएगा, नहीं तो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। याद रखिए, जहां और q नॉट इक्वल टू 0 है, यानी नीचे में q के जगह पर 0 नहीं होता। q के जगह पर 0 है, कितना है? 7। तीनों रूल लागू होगा तब परिमेय कहलाएगा, तीनों में से एक को रूल लागू नहीं होगा तब परिमेय नहीं कहलाएगा। अब बताओ, जैसे हम लिख दिए 8 बटा 3 परिमेय संख्या है, तो पहला स्टेप लागू हो रहा है इस पर। क्या था पहला स्टेप? क्या था? p बटा q के फॉर्म में, तो p बटा q के फॉर्म में है। दूसरा स्टेप क्या था? p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, तो p भी, p 8 है, q 3 है, दोनों पूर्णांक नहीं है। और नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, नीचे में 0 है। तो ये परिमेय संख्या कहलाएगा नहीं कहलाएगा? 3 गो एग्जाम होगा किसी चीज परिमेय के लिए, 3 एग्जाम, तीनों एग्जाम पास कर लोगे तब परिमेय कहलाओगे, नहीं तो परिमेय नहीं कहलाओगे। पहला p बटा q के रूप में रहना चाहिए, दूसरा p और q पूर्णांक होना चाहिए, वो पास हो गया। तो फिर देखिए नीचे में 0 ना है, तब परिमेय। अब बता, यहाँ पर हम लिख दिए 7 बटा 0 परिमेय संख्या है? तो देखें पहला स्टेप, पहला परीक्षा में पास होता है कि नहीं? तो पहला था कि p बटा q के रूप में, p बटा q के रूप में नहीं है, पहला स्टेप पास कर गया है। बोलो। दूसरा स्टेप था कि p और q पूर्णांक होना चाहिए, तब p के जगह पर 7 है, q के जगह पर 0 है। 7 पूर्णांक नहीं है, 0 पूर्णांक नहीं है, 0 पूर्णांक नहीं है, 0 भी पूर्णांक होता है। दूसरा परीक्षा भी पास कर लिया। और तीसरा था, पूरा खुश है, दूसरे परीक्षा में आप हो जाएगा। तीसरा है q
नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब क्यू के जगह पर जीरो नहीं होना चाहिए। अरे देख रहे जीरो हो गया है क्यू के जगह पर, सारा अरमान टूट गया, सारा परीक्षा क्या हो गया, कैंसिल। ये परिमेय कहलाएगा। वो एक एग्जाम होता है यूपीएससी का, तो पहला पीटी का एग्जाम होता है, फिर मेंस होता है। पीटी पास करेगा तब मेंस में बैठिए, फिर मेंस पास करेगा तब इंटरव्यू में, इंटरव्यू पास करेगा तब जाके नौकरी अधिकारी। आप पीटी पास कर गए, मेंस पास कर गए, इंटरव्यू में फिर छट गए, तो फिर क्या होगा, फिर से स्टार्ट, मतलब तुम कहानी खत्म, अगला साल भरिए फिर। ठीक है, तो 3 स्टेप इसका भी होगा। पहला स्टेप क्या देखोगे, उसमें ही पास हो रहा था नहीं हो रहा था। दूसरा स्टेप था पी और क्यू पूर्णांक होना चाहिए, दोनों पूर्णांक था कि नहीं था। लेकिन तीसरा स्टेप में फंस गया कि नहीं फंस गया, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, जीरो नहीं रखना है, जीरो रख देंगे तो ये परिमेय कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। तो ये परिमेय संख्या होगा नहीं। अब बताओ, एक कहेगा एक परिमेय संख्या है। हाँ, पहले स्टेप में ही छट गया सर। क्या अंजलि, कि आप तो बोले थे बट्टा के रूप में रहेगा, तो याद रखना सब संख्या के नीचे एक जरूर रहता है, बट्टा के रूप में है ही। देखने की जरूरत है, नजरिया की जरूरत है, माइंड एकदम पवित्र रहना चाहिए एकदम, तब तुमको एक दिखेगा, और नहीं रहेगा पापी वाला दिमाग रहेगा तो दिखेगा नहीं दिखेगा। तो कोई कहेगा एक परिमेय संख्या है, तो बताओ पहला स्टेप पी बटा क्यू, तो पी बटा क्यू के रूप में ना है, एक नीचे एक रहता है, यानी है, एक नीचे एक है। अब तो साफ साफ दिख रहा होगा, अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अब ये दिखेगा कितना को, तुमको नहीं दिख पा रहा है नहीं, तो पी बटा क्यू के रूप में है। पी और क्यू पूर्णांक है कि नहीं है, एक भी पूर्णांक, नीचे वाला भी एक पूर्णांक न होता है। क्यू जीरो नहीं, नीचे में जीरो नहीं, तो नीचे में एक ना है, जीरो थोड़ी ना है। तो कोई कहेगा जा एक नीचे कोई संख्या के नीचे कुछ नहीं रहता ना, मतलब जीरो है, जीरो है, तो तुम क्या बोलोगे, नहीं गलत बोल रहा है, बहका रहा है तुमको, क्या कर रहा है, बहका, बहकना नहीं। अब बताओ दो परिमेय संख्या है, इसके नीचे भी एक रहता है। 3 परिमेय संख्या है, 4 परिमेय संख्या है, अनगिनत तक जाए। -1 परिमेय संख्या है, एक नीचे भी एक रहता है। -2 परिमेय संख्या है, पी बटा क्यू के रूप में ना है। -2 पूर्णांक नहीं होता है, 1 पूर्णांक नहीं होता है, नीचे में जीरो है, परिमेय कहलाए ही नहीं कहलाएगा। दिक्कत है किसी को, तो जानवर लेगा कौन चिल्ला रहे जो। अब देखो धीरे धीरे प्यार से, अब यार पूरा एनर्जी में आया हुआ एकदम, पूरा जोश में एकदम, सब बताएंगे बर्दाश्त। अब देखो ध्यान से, पहले बताओ ये 3 स्टेप याद रहेगा ना परिमेय संख्या का, तो इसका मतलब हुआ, इधर वो लड़की, कि जितना भी प्राकृतिक संख्या है वो सारा परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा। प्राकृतिक संख्या तो 1 से शुरू होता है, ठीक से बैठो, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, अनगिनत तो जाता है, तो सारा परिमेय संख्या भी तो कहलाएगा, क्योंकि सबके नीचे एक रहता है। पूर्ण संख्या जीरो, जीरो बताओ, जीरो परिमेय संख्या है कि नहीं है, एक नीचे कितना रहता है, नीचे में जीरो नहीं रहना चाहिए, ऊपर में रह सकता है। तो जीरो कोई कहेगा परिमेय है कि नहीं, तो क्या बोलोगे, है। बोले कैसे, तो एक नीचे 1 लिख देना, ऐसे ऊपर में पी बटा क्यू के रूप में है कि नहीं है। पी और क्यू दोनों पूर्णांक नहीं है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब नीचे में जीरो नहीं, तो नीचे में जीरो है नहीं, ठीक है, ऊपर वाला बात किया था। अब बताओ, तो नीचे में केवल जीरो नहीं रहना चाहिए, ऊपर में रह सकता है, तो परिमेय कहलाएगा, परिमेय कहलाएगा। बोलो किसी को दिक्कत है, तो परिमेय संख्या कहेंगे 3 स्टेप में याद रखेंगे। वो ऐसा संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में हो, दूसरा स्टेप जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हो, और तीसरा स्टेप क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। याद रहेगा, हम खड़ियो, क्या बोलोगी परिमेय संख्या के बारे में, बताओ। हाँ, उसे कौन सा संख्या कहेंगे, परिमेय संख्या, तुम बताओ।
हाँ Q0 नहीं होना, बता दोगे? अब क्या ये तो परिमेय संख्या समझ गया, परिमेय संख्या एक और डिफिनेशन बताएंगे, ठीक है? तो वो अगले क्लास में बताएंगे एक और डिफिनेशन, 3-4 डिफिनेशन तुमको परिमेय संख्या के बता देंगे हम, ठीक है? एक ही डिफिनेशन है, उतारिए इसको, रोको।